हेलो, कैसे हो? बढ़िया। तो पिछले वीडियो में हम कौन से हम लोग कर रहे हैं? कोल्ड वॉर एरा। ठीक है। और हमने पिछले वीडियो में हमने एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर की हमने बात कर ली थी। ठीक है। यानी कि शीत युद्ध के दायरे की। ठीक है। अब हमें यहाँ पे बात करनी है चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी। क्या क्या चैलेंज थे बाइपोलैरिटी के? लेकिन पहली बात ये, बाइपोलैरिटी का क्या मतलब होता है? बाइपोलैरिटी का मतलब होता है वर्ल्ड का डिवीजन हो जाना दो ब्लॉक्स में, और जिन दो ब्लॉक्स को कौन लीड कर रहा था? यूएसए और यूएसएसआर। जैसे हमें पता है ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 1945 के बाद में पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बट गया था। ठीक है, टू अलायंस सिस्टम में बट गया था, टू राइवल अलायंस सिस्टम में बीच में बट गया था। जो एक को यूएसए कर रहा था लीड, और एक को यूएसएसआर लीड कर रहा था। ठीक है, लेकिन इन कंडीशंस में, इन सर्कमस्टांसेस में कुछ और चीज़ें हो रही थी। एक तरफ क्या हो रही थी कि इसमें कुछ ऐसे देश थे जो न्यूली न्यूली इंडिपेंडेंट हो रहे थे, आज़ाद हो रहे थे। किससे? ब्रिटेन से, फ्रांस से। जैसे कि इंडिया आज़ाद हुआ ब्रिटेन फ्रांस से, क्योंकि देखो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही तो आज़ाद होता इंडिया 1947 में, है ना? तो अब ये जो देश हैं, अब इनको ये क्या डर था? इनको इनको ये डर था कि अगर ये किसी भी, अभी ये नहीं चाहते थे कि एक बार फ्रीडम मिल के वो दूसरे किसी के गुलाम बन जाएं। क्यों? क्योंकि अगर देखो, ये भी अब नए देश बन चुके थे, अब ये भी क्या चाहते थे? अब ये भी क्या है कि किसी ना किसी के अंडर जाना पड़ेगा, किसी अलायंस सिस्टम के अंडर जाना पड़ेगा, चाहे वो यूएसए के साथ जाए, चाहे वो यूएसएसआर के साथ जाए, जैसे बाकी सब देश जा रहे थे। ठीक है, लेकिन इनके दिमाग में ये चीज़ थी, दो चीज़ इनके दिमाग में दौड़ रही थी। पहली चीज़ कि अगर ये किसी के साथ भी चले जाते हैं, तो पहली चीज़ तो इनकी फ्रीडम जो इन्हें मिली है वो दोबारा से इनके हाथ हाथ से चली जाएगी। क्योंकि अब वो फिर चाहे यूएसए चाहे यूएसएसआर, किसी के अंडर में उन्हें काम करना पड़ेगा, किसी के अंडर में उन्हें रहना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर वो किसी के साथ भी होने की कोशिश करते हैं तो वॉर होगी, और वॉर में जो हालत कोरिया की हुई है वैसी हालत ही किसी भी नए मुल्क की, किसी भी नए देश की हो सकती है। एग्जाम्पल, जो हालत कोरिया की हुई थी, जो हालत कोरिया की हुई थी, क्या हुई थी कोरिया की हालत? कोरिया दो हिस्सों में बट गया था, और आज ही बटा हुआ है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया यूएसएसआर के अंडर में है, और साउथ कोरिया यूएसए के अंडर में है। तो ऐसा नहीं चाहता था कोई देश कि हमारे की जो नए देश है उनके टुकड़े हो जाए स्टार्टिंग से ही। ठीक है। जैसे कि इंडिया ये नहीं चाहता था कि इंडिया के भी दो टुकड़े हो जाए, और एक हिस्सा यूएसए के अंडर में चले जाए और एक हिस्सा यूएसएसआर के अंडर में चले जाए, क्योंकि अभी में नए नए देश आज़ाद हुआ है। दूसरा चीज़, उनके चीज़ में ये क्वेश्चन था कि अभी अभी तो आज़ाद हुए हैं, और अभी वो उन लोग को अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करना ज़रूरी है। ठीक है, जिससे पॉवर्टी और हंगर ख़त्म हो सके। जैसे कि पता है कि नए नए जो देश आज़ाद होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी होती है और हंगर बहुत ज़्यादा होता है। हमारे देश में भी था। जब हमारे देश आज़ाद हुआ था तो बहुत ज़्यादा भुखमरी की सिचुएशन थी, खाने के लिए नहीं थे, बहुत दिक्कत हुई थी। फिर धीरे धीरे जाकर हमने अपनी स्थिति को सुधारा। फिर कब? जब हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करा था। ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकस नहीं करते, और अगर हम भी यूएसए या यूएसएसआर के अंडर में चले जाते, तो पहली बात तो समझ में आया क्या होता कि बढ़ सकता था इंडिया दो हिस्सों में, या कोई भी जो नया देश आज़ाद हुआ है। या फिर क्या होता कि जो फूड और हंगर से, जो पॉवर्टी और हंगर से हमारा कोई भी देश, नया मुल्क जो जूझ रहा है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा फिर? भाई, खाना तो खिलाना है देश को, है ना? तो क्या करना पड़ेगा? इन्हें डिपेंड होना पड़ेगा यूएसए या यूएसएसआर में अंदर। ठीक है, और दोबारा से फिर वो उनके अंडर में हो जाएंगे, यानी कि वो दोबारा से गुलाम हो सकते हैं। तो वो नहीं चाहते थे ऐसा करना। तो उनके सामने वही क्वेश्चंस थे कि अगर वो किसी के साथ में जाते हैं तो उनकी हालत कोरिया जैसे हो सकती है। और की एग्जाम्पल दो। देखो, और की एग्जाम्पल देने की बात करें तो फिर अफगानिस्तान, वियतनाम, आज के ज़माने में वो भी नहीं, जब देश आज़ाद हुए थे तो उन्होंने, वो किसी ना किसी के साथ गए थे तो उनकी हालत बेकार हो चुकी है। आज बहुत बर्बाद स्थिति में है वो दोनों कंट्रीज़ हैं। और आज देखोगे तो उतना डेवलप्ड बिल्कुल नहीं कंट्री है वो, दोनों, जितनी कंट्री हमारी डेवलप्ड हो चुकी है अब। ठीक है, तो एक तरह से बर्बाद हो जाती कंट्रीज़। ठीक है। तो अब इससे बचा कैसे जाए? अब यहाँ पे तीन लोग थे
जिन्होंने इसके मुद्दे पे थोड़ी बात करी, और वो 3 लोग थे। ये तीनों फ्रेंडशिप इनकी बहुत गहरी थी और इन तीनों ने मिलकर से बात करी कि क्या करा जाए। ठीक है, जिनमें थे हमारे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, इजिप्ट के गमल अब्दुल नसीर, और इनका जो सपोर्ट कर रहे थे वो थे इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के क्वेम एनक्रूमा। ठीक है, ठीक है, ये ज़रूरी बात थी। अब ये जब आए तो इन्होंने कंसेप्ट दिया नैम का। नैम का मतलब क्या? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। क्या मतलब होता है? नाम समझ में आ रहा है? नॉन अलाइन, किसी के साथ भी अलायंस नहीं रखना, यानी किसी के साथ भी नहीं जाना, चाहे वो यूएसएसआर के साथ में, चाहे वो यूएसए के साथ में, किसी के साथ नहीं जाना। और इसका आइडिया सबसे पहले रखा गया था एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस में, जो बंदुंग में हुआ था, इंडोनेशिया। बंदुंग जो है इंडोनेशिया का एक सिटी है। 1955 में बहुत सारे टॉप लीडर्स आए थे और इस बात का आइडिया रखा गया था कि एक ऐसा वर्ल्ड बना देते जहाँ उनका क्या, जो चाहते ही नहीं किसी में आना चाहना, है ना, उन कंट्रीज का क्या होगा जो किसी भी अलायंस में आना ही नहीं चाहते, है ना, तो उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तो इसलिए फिर इनकी बैठक हुई 1955 में। फिर 1956 में फिर एक डिक्लेरेशन साइन हुआ, जिसे कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ ब्रिजुनी। ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जानी ज़रूरी है। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ ब्रिजुनी कहाँ पर? यूगोस्लाविया में। ठीक है, जहाँ पे ये जो सारे लीडर्स थे, इन सारे लीडर्स ने साइन करा, इन 5 देशों के लीडर्स ने साइन करा, तब जाके डिक्लेरेशन मंजूर हुई, और तब जाके फिर ये एक नया ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, अब जो पहला समिट था नाम का, वो कब हुआ था? 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में। ये 1 मार्क के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका बेसिकली 1 मार्क में आ सकता है। ठीक है, और फिर ठीक है, और यहाँ पे किस बारे में बात करी गई थी? पहली बात, कोऑपरेशन कैसा रहेगा, ठीक है, इन 5 देशों के बीच में। दूसरी चीज़, जो जो टेंशन्स हो रही है उनके बारे में बात करना, कोल्ड वॉर में जो टेंशन हो रही है। और तीसरी चीज़, क्योंकि उस समय नए नए देश आज़ाद हो रहे थे, और किस तरह से नए नए देश आज़ाद हो रहे हैं। ठीक है, नए नए, क्योंकि उस समय अफ्रीकन देश बहुत ज़्यादा आज़ाद हो रहे थे, और 1960 में 16 न्यू अफ्रीकन देश यूएन में जाकर मिल गए थे, फिर यूनाइटेड नेशंस में। फिर और जो लेटेस्ट समिट हुई है, क्योंकि जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ते, जैसे स्टार्टिंग हुई थी जब, वो उसमें 25 मेंबर थे। अब जैसे जैसे 14, अब 14th समिट में, जो हवाना में हुई थी 2006 में। हवाना कहाँ पर है? ये क्यूबा, जो मैंने बताया था ना मैप में, क्यूबा, अमेरिका के पास क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल है हवाना। ठीक है, 2006 में वहाँ पे 14th समिट हुआ था, नाम का 14वीं सम्मेलन हुई थी नाम की, जिसमें 116 मेंबर थे और 15 ऑब्जर्वर कंट्री, यानी कि मतलब वो टेम्परेरी कंट्रीज थी। और आज के ज़माने में, यानी कि अगर मैं लेटेस्ट बात बताऊं, तो 120 देश हैं और 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। ठीक है, चलो, यहाँ मैं कुछ और चीज़ बता देता हूँ कि अब धीरे धीरे ना नाम की इम्पोर्टेंस अब कम होती जा रही है। ठीक है, क्यों कम होती जा रही है? पहली बात, क्योंकि नाम में, अब देखो, नाम उतना स्ट्रांग रह नहीं गया, क्योंकि ये कब बना था? जब कोल्ड वॉर के समय में बना था, और अब तो कोल्ड वॉर खत्म ही हो चुका। कोल्ड वॉर कब खत्म हुआ था? 1991 में खत्म हुआ था, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो चुका था। क्योंकि कोल्ड वॉर जीता किसने था फिर? कोल्ड वॉर जीता था यूएसए, नहीं जीता था। ठीक है, तब इसकी इंपॉर्टेंस कम रहेगी, क्योंकि अब सब के सब देश अपने अपने को अब अलग करना चाहते, एक तरह से एक एक अपनी पहचान बनाना चाहते, एक तरह से देश। ठीक है, आज वैसी कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन अब नहीं है अब। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि देखो इंडिया और पाकिस्तान जो है ना, ये भी इसमें हिस्सा है। तो इंडिया और पाकिस्तान की भिड़त हो जाती है हर नाम में, मीटिंग्स में। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि अब जो है ना, हमारे प्रधानमंत्री अब इन समिट में जाते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि अब वो इतना स्ट्रांग नहीं रह गया, उतना रेलेवेंट इतना लगता नहीं कि इतना रेलेवेंट अब है, लेकिन तब भी जाते हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जाते हैं, जो मेरे थे अभी, वेंकैया नायडू थे। वो पिछले साल गए थे। इस बार का तो जो नाम का समिट हुआ था, वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 4 मई को हुआ था। ठीक है, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी थे। और इसमें लेकिन एक क्वेश्चन आ रहा था कि ये क्यों गए। ये क्वेश्चन अभी भी चला रहा है माइंड में भी। तो ठीक है, लेकिन पिछले साल की बात कर बताऊँ आपको मैं, तो फिर पिछले साल हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वेंकैया नायडू, वो गए थे। और वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत एक तरह से
बातों को लिए लड़ाई हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने वहाँ पे मुद्दा कश्मीर का उठाता था, ठीक है। और नाम की प्रिंसिपल के हिसाब से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में कुछ प्रिंसिपल्स रखे गए थे, कुछ उद्देश्य रखे गए थे, ठीक है। इनके हिसाब से वहाँ वो कश्मीर का मुद्दा उठाना ठीक नहीं था। क्यों? क्योंकि नाम में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था उसी समय, पुरान अभी ये 1956 ये बात है। कौन सा? पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट बात है, देखो मैं एक्स्ट्रा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि आपका टॉपिक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। पुराना जानो, लेकिन अब नए के कॉन्टेक्स्ट में साथ में लेकर उसे अलाइन करते सीखो, जिस आप चीज़ को समझ पाओ, ठीक है। तो पंचशील एग्रीमेंट, जिसमें ये भी कहा गया था, यानी कि 5 एग्रीमेंट करे गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी कंट्री किसी भी देश की टेरिटोरियल चीज़ों पे बात नहीं करेगी और उनकी आज़ादी पे रिस्पेक्ट करेगी, कभी भी कोई बात नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने पिछले बार इसका उल्लंघन करा था, और पता है आपको फिर क्या हुआ था फिर? और जो नाम के प्रिंसिपल ठीक नहीं है, ठीक है। और ये बात क्या है, कोई भी इंटरनल मैटर्स पे किसी भी कंट्री के बात नहीं करेगा नाम में, ठीक है। इसलिए थोड़ी लड़ाई वड़ाई हो जाती है इससे, ठीक है। पंचशील एग्रीमेंट आपका ये जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे, और जवाहरलाल नेहरू को हम लोग ऐसा कहा जाता है फाउंडर है, मेन फाउंडर कहा जाता है नाम का, ठीक है। पहली समिट कहाँ कब हुई थी? बेलग्रेड में हुई थी। ये तो बता दे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। पहली समिट जो बेलग्रेड में, वो पता है बेलग्रेड कहाँ पर है? बेलग्रेड है सर्बिया की कैपिटल, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अब। देखो ये आपका क्या, इंडोनेशिया आपका ये है, और ये जो आपका यूगोस्लाविया, अब यूगोस्लाविया नहीं रहा, क्योंकि यूगोस्लाविया अब खत्म हो चुका है। यूगोस्लाविया बढ़ चुका है, छः कंट्रीज में बढ़ चुका है। ये आपका देखो, सर्बिया, बॉस्निया, मॉन्टेनेग्रो, मैसिडोनिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब, अब देखो बात क्या है कि ये नॉन अलाइंड कंट्रीज किसके साथ तो है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल अलग ही हो चुकी है, ठीक है। यानी कि अब ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल इंटरनेशनल अफेयर से, जो भी वर्ल्ड के जो भी मैटर्स होते हैं उनसे बिल्कुल अलग ही हो जाए। यानी कि कह सकते हैं कि ये आइसोलेशनिज्म या न्यूट्रलिटी की चीज़ें नहीं फॉलो करती है। क्यों? देखो क्या रीज़न है। नॉन अलाइनमेंट जो है इज़ नॉट आइसोलेशनिज्म। क्यों? क्योंकि पहले आपको समझना पड़ेगा कि आइसोलेशनिज्म का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि बिल्कुल बिल्कुल आप अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ल्ड अफेयर, जो भी चीज़ें घट रही हैं वर्ल्ड में, उससे पूरा अलग ही हो जाना, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो 1797 में जब अमेरिका का जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, तो इसके बाद अमेरिका ने 1787 में जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, तो इसके बाद से अमेरिका ने पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक, यानी कि 1914 तक, इसने अपने आप, देखो बहुत बड़ा गैप है 1787 से 1914, ठीक है। लगभग 100 साल से ऊपर का गैप है। इस समय तक इसने बिल्कुल भी बिल्कुल ही अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया था इसने, कि किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने पे रहना सिर्फ, ठीक है। ये बात समझ में आपको? यानी कि उसने आइसोलेशनिज्म की आइडियोलॉजी उसने अपनाई, ठीक है। लेकिन जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, इन्होंने क्या करा, शांति बनाने के लिए इन्होंने जो अलायंसेस थे, जो दो राइवल अलायंसेस है, यूएसए और यूएसएसआर, इनका एक मिलिटरी का काम करा, ताकि ज़्यादा शांति बने, ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, कोरिया के जो कोरिया में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा रोल माना जाता है, ठीक है। इनकी जो ताकत थी, तो ये लिखा हुआ है, प्लेड एन एक्टिव रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू राइवल अलायंसेस इन द कॉज ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी बने रहे। इनका बहुत बड़ा रोल था इसमें। फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइसोलेशनिज्म का बारे में। इनकी ताकत किस में थी? इनकी ताकत की जड़ कह सकते हो कि इनकी इनकी एकता, इनकी यूनिटी, और साथ में जो सुपर पावर थी उनके द्वारा, जो अपने अपने टीम में लेने की कोशिश हो रही थी तब भी, और तब भी ये अलग ही रहना चाहते थे, और अलग रहने का इनका बिल्कुल एक तरह से संकल्प कह सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। वो चाहते थे कि जुड़ जाए, जो नाम में जो भी कंट्रीज है वो दोनों सुपर पावर के अंडर में आ जाएं, लेकिन इन्होंने नहीं माना। ये उनकी ताकत थी, क्योंकि इनमें यूनिटी थी। जब यूनिटी नहीं होती तो चीज़ें अलग हो जाती हैं, टूट जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यूनिटी थी। इसलिए ये लोग सुपर पावर्स के चाहते हुए भी ये कभी भी साथ नहीं आए, सुपर पावर के कभी साथ नहीं आए, ये अलग ही रहे, ठीक है। और आज के देखोगे, ठीक है, चलो आगे चलते हम लोग।
हमने पहली बात तो हमने कर ली, आइसोलेशनिज्म की बात हमने कर ली यहाँ पे, तो आइसोलेशनिज्म की बात हमने कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे न्यूट्रलिटी के बारे में। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जो कुछ ना हो, ठीक है, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब, और नॉन अलाइनमेंट न्यूट्रल भी नहीं था। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? न्यूट्रलिटी का मतलब होता है वॉर में शामिल ही नहीं होना, वॉर में कभी भाग ही नहीं लेना, ठीक है। और जो अब यहाँ पे देखोगे तो फिर, ठीक है, स्टेट प्रैक्टिसिंग न्यूट्रलिटी आर नॉट रिक्वायर्ड टू हेल्प एंड द वॉर, दे डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन वॉर्स एंड डू नॉट टेक एनी पोजीशन ऑन द अप्रोप्रिएटनेस एंड मोरालिटी ऑफ द वॉर। ये ज़रूरी पॉइंट यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट। ये क्या, ये पॉइंट आपको क्या बताता है कि जो ऐसे जो देश होते हैं जो गुट निरपेक्ष, यानी कि जो आप बोल सकते हो नॉन वायलेंट जो देश होते हैं, ये युद्ध में तो शामिल नहीं होते हैं। देखो, जो न्यूट्रल देश होंगे ना, वो ना तो युद्ध में शामिल होते हैं, और ना ही वो युद्ध में जो भी गलत सही हो रहा है उन पे कुछ बात करते हैं। पहली बात ये समझना, न्यूट्रल देश को, न्यूट्रल पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि आप युद्ध में भी शामिल नहीं हो, और ना ही आप जो युद्ध में गलत या सही चीज़ हो रही है उसके बारे में कुछ बोल रहे हो। लेकिन नॉन अलाइन जो कंट्रीज थी, जैसे कि इंडिया, उन्होंने वॉर में भाग लिया कुछ और रीजंस के लिए, ठीक है। किस रीजन की बात कर सकते हो इसमें फिर आप? ये इन देशों ने क्या करा था, दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया था, पहली बात। और हो रहे, जो वॉर हो रही थी, कोल्ड वॉर को ख़त्म करने में इनका योगदान था, इनका प्रयास हो रहा था, ठीक है। बात समझ में आई? इनका मेन काम क्या था, दोबारा बता देता हूँ। इन देशों ने क्या करा था, दूसरे जो देश थे उनके बीच जो युद्ध होने की संभावना को टालने के लिए काम करा था। दो सुपर पावर के बीच में जो भी युद्ध हो रहे थे, उनको एक तरह से सॉल्व करने की बात इन्होंने रखी थी, ठीक है। ये टाल रहे थे, और साथ में जो युद्ध को ख़त्म करने के प्रयास भी कर रहे थे ये सब कंट्रीज। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल न्यूट्रल थे, ये बिल्कुल अलग हो गए थे, इनको कोई मैटर ही नहीं करना कि वॉर में कुछ भी हो रहा हो, इनको डजेंट मैटर, ऐसा नहीं था, ठीक है। बात समझ में आपको ये चीज़ क्या है? इसी के साथ आपको ये टॉपिक भी ख़त्म होता है, चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। अब हमारा इसके बाद एक चीज़ आती है, आएगी नियो, ठीक है। हम वो उसके बारे में जानेंगे हम लोग यहाँ पे फिर, जिसे हम पढ़ेंगे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में जानेंगे, ठीक है। बहुत सा टॉपिक है, हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली एक या दो वीडियोज़ में चैप्टर खत्म हो जाएगा, और मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगा जो पिछले बोर्ड में आ रखे होंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।